हेलो फ्रेंड, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में आपको इंटीग्रेशन का वो फॉर्म यहाँ पे देखना है जिसमें आपको लिमिट के बारे में बात किया जाता है, अपर और लोअर लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनिट इंटीग्रल is the limit of a sum। ठीक है, तो इसमें आपको कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना होगा विद इन अपर एंड लोअर लिमिट में। तो आज की इस वीडियो में आपको डेफिनेट इंटीग्रल का लगभग पूरा बेसिक हो जाएगा, उसके जितने फार्मूले हैं, जितने लाज हैं, और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल भी करूँगा। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रत्येक एग्जांपल पे आपको क्वेश्चन सोल्व करके भी दिखाऊंगा। और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर भेजें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आइए, इंटीग्रेशन का सिंबल तो इस तरह से लिखते हैं, और इसमें ये एक लोअर लिमिट होता है, दूसरा होता है अपर लिमिट। इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो हम उसको डेफिनेट इंटीग्रेशंस करते हैं विद इन दिज लिमिट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको ये आएगा वो आएगा किसके रूप में, कि लिमिट एज ए सम के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, तो इसको आप याद रखिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है कहाँ से आता है, लिमिट एज ए सम से। h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई h, फिर बड़े ब्रैकेट में आइए, उसके बाद आप लिखेंगे जो भी फंक्शन है, जैसे f(x) फंक्शन है और a से b में उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लिमिट के रूप में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर fa लोअर लिमिट जब हम डालेंगे फंक्शन में तो fa का वैल्यू प्लस, और h से इंक्रीज करते जाएंगे कहाँ तक, b तक, तो हम उसको लिखेंगे fa प्लस h। और ऐसा करने में क्या होगा, n टर्म मिल सकता है, तो आपको फिर लास्ट टर्म मिलेगा a प्लस n-1 इंटू h। ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से इसको लिखेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिखने का ये तरीका है, और यह इसी को दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं, ये और में इस पे अगर एक दो क्वेश्चन आप लिख के सोल्व कर लें तो आपको ये फॉर्मूला जो है माइंड में समझ में आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिखते हैं b माइनस ए, अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस, लिमिट हमने ऊपर में h टेंस टू 0 किया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट, और फिर 1/n और बड़ा ब्रैकेट, फिर बाकी वैसे ही लिखेंगे fa और fa प्लस h प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h बड़ा ब्रैकेट। तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में जो n टेंस टू इन्फिनिटी हमने बनाया, ठीक है, और ऊपर में h टेंस टू 0। अब बोलेंगे कि h क्या है, तो h बेसिकली क्या है, अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस है, जहाँ h क्या है, b माइनस ए बाई n। ये हमेशा ये वाला याद आपको रखना पड़ेगा, यूज होगा b माइनस ए बाई n। ठीक है, और ये टेंस टू जब 0 होगा, h टेंस टू 0, ठीक है, h इक्वल टू b माइनस ए बाई n। तो ये टेंस टू 0 कब होगा, जब n टेंस टू इनफाइनाइट। तो दो फॉर्म में लिखने का मतलब यही है, एक बार h टेंस टू 0, दूसरा n टेंस टू इन्फिनिटी, जहाँ
एच और एन के बीच में इस तरह का रिलेशन है बी माइनस ए बाई एन। तो इस तरह से आपको लिखने का हैबिट होना चाहिए, ये याद होना चाहिए बेसिकली। तो इस पे आपको बोर्ड एग्जाम वगैरह में 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला यही बतलाता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, मतलब इंटीग्रेशन क्या है, सम है, छोटे छोटे पोर्शंस इसमें मिलते हैं, जितने भाग में इसको हम ए और बी के बीच में डिवाइड करते हैं। दूसरा जो है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन दूसरा में क्या है, तो दूसरा एरिया फंक्शन के रूप में। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो यूज है वो एरिया फंक्शन के रूप में भी बहुत होता है। तो इसमें हम ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बेसिकली एरिया बतलाता है। एरिया किसका, तो आप देखिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स और बाई एक्सिस, ठीक है, एक्स डैश बाई डैश। तो आप कोई भी ग्राफ बनाओगे, जैसे बाई बराबर एक्स स्क्वायर, बाई इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बना लो, बाई इक्वल टू एक्स, तो इस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपको बोला गया कि ए और बी, ये है बाई इक्वल टू एफ एक्स बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो ए एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच ये ग्राफ हो गया एफ एक्स, और ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया बाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक्स इक्वल टू ए और बी के बीच इस साइडेड एरिया को पता करना है। तब हम यहाँ पे बाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स करते हैं, जहाँ एक्स वेरिएबल है ए से बी में और एफ एक्स को रखेंगे एक्स के रूप में। तो ये जो साइडेड पोर्शन है ये क्या बतलाता है, एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन बाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इसको लिखेंगे, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। एक बार आप पूरा इसके बेसिक का फार्मूला को देख लीजिए, तो आपको फिर इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझने में आसान होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो हम एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसमें जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ए और बी में, ए में भी, बी में भी, और ए से बी के बीच में भी एफ एक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी दोनों होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि ए डैश एक्स अगर लिखें, मतलब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, आपको पता है, ए डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स। और तीसरा जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का पोर्शन आएगा पढ़ने के लिए, तीसरा पॉइंट वो किस में आएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, एफ या एफ एक्स। तो उसको हम कैपिटल अगर एफ एक्स से लिखते हैं तब आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका वैल्यू क्या होगा डेरिवेट करने के बाद, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आपको पता हो, जो कितना है एफ एक्स, तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स, और इसको हमने लिमिट डालना है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, तो एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं ना इसको, एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स। अब एफ एक्स का लिखना है एक बार किस पे, लोअर लिमिट पे, और एक बार अपर लिमिट पे। तो अपर लिमिट वाला पहले लिखते हैं, ये होता है पॉजिटिव, तो एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है।
आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें कांस्टेंट पार्ट जो आता था c, तो c कांस्टेंट पार्ट अपने आप ही इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? यहाँ प्लस c अगर आप करते हैं तो एक बार प्लस c यहाँ आएगा और एक बार प्लस c यहाँ करेंगे तो अपने आप माइनस c हो जाएगा, तो c और c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट पार्ट c है वो नहीं आएगा, नॉट अपीयर। ठीक है, इस तरह से। इस पे अगर सिंपल सा कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ए से बी क्या, चलिए कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2 से 4 के बीच में एफ एक्स के जगह पे भी कोई फंक्शन ले लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हम कोई फंक्शन क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसी को हम बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, क्या होता है एक्स टू डी पावर एन का, एक्स टू डी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। और इसी को 2 से 4 में क्या करना है, वैल्यू पता करना है, लोअर लिमिट दो। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, बाहर आप इसको लिख सकते हैं। तो एक्स टू डी पावर 3 है, तो एक्स में पहला क्या लिखेंगे 4, तो 4 का पावर क्यू हो जाएगा माइनस, फिर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 का पावर क्यू। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/3, 4 × 16 = 64 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 8 6 14, ये हो गया 56/3। इतना हो गया आपका, ये हो गया एंटी डेरिवेटिव निकालना और लिमिट के बीच में उसका वैल्यू। तो यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू ये हो गया, एक्स में क्या अब एरिया का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पोर्शन में। तीसरा पोर्शन में क्या है, एंटी डेरिवेटिव तो हो गया। चौथा पोर्शन में आते हैं, 3 तक हो गया। अब चौथे में आते हैं कि जो एंटी डेरिवेटिव है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो किस में यूज होता है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाई सब्स्टिट्यूशन। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपको कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू पता करना होगा। ए से बी में एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आप अब एफ एक्स में नहीं सोल्व, इंटीग्रेशन में मान लीजिए सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ कुछ मानते हैं उसको, तो लिमिट भी उसमें चेंज हो जाएगा। एफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम टी के रूप में मान लिए, तो एफ टी के रूप में फंक्शन बन गया। तो ये जो लिमिट है ए और बी, ये तब था जब हमारा फंक्शन एक्स के रूप में था। जब फंक्शन टी के रूप में चेंज होगा तो लिमिट भी, अपर और लोअर लिमिट भी चेंज हो जाएगा। ए बन जाएगा ए डैश और बी बन जाएगा बी डैश। इस पर भी एक एग्जांपल अगर हम सोल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार फॉर्मूला के रूप में, रूल के रूप में तो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंजेस, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे बताना पड़ेगा। एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे आपको इंटीग्रेशन है, मान लीजिए ए से बी नहीं, यहाँ पे हम रखते हैं, चलिए ले लेते हैं 2 से 4 कर देते हैं। 2 से 4 में कोई फंक्शन जो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, जैसे हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं log x log x स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे आप, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इजकल टू टी, तो क्या हो जाएगा 2x dx इजकल टू dt। अब यहाँ से x dx, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, dt बाई
इसको आप हम ऐसा सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं कोई, क्योंकि बाद में आपको और इस तरह से e⁻x² dx, तो x dx इक्वल टू dt/2 होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो अब इंटीग्रेशन का जो अपर लोअर लिमिट है चेंज हो जाएगा, और x dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt/2, तो हो जाएगा e⁻x² मतलब t, और x dx मतलब dt/2, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए कि ये जब x था तब ये 2 था लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आप इसमें पुट करके देखेंगे बारी बारी से। x इक्वल टू 2, तो t कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 4, तो लोअर लिमिट 4 बनेगा। और अपर लिमिट में देख लीजिए 4, x इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू t इक्वल टू 16, ये नया लिमिट बन गया। अब इस पे सोल्व करें, हाफ बाहर और यहाँ से क्या हो जाएगा e⁻x का e⁻x होगा तो e⁻t ही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेंड। अब 4 और 16 में अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हाफ और e⁻16 माइनस e⁻4/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से लिमिट जो है चेंज हो जाता है सब्स्टिट्यूशन से। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। ठीक है, 5 में क्या, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इसको देखिए, इस पे फिर क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। तो तब आपको तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है P0, पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन a से b f(x) dx आपको दिया हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो किसी दूसरे फंक्शन में अगर f(x) चेंज हो जाए t में तो लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, लिमिट चेंज ना हो, लेकिन इतना है कि f(x) dx को f(t) dt में भी लिख सकते हैं किसी और वेरिएबल में। फिर है पॉइंट नंबर पहला कि a से b में f(x) dx है, तो इसको और लिमिट को चेंज करके a को b के जगह पर और b को a के जगह पर लिखेंगे तो यहाँ पे लिमिट को बदल सकते हैं, अपर को लोअर और लोअर को अपर बना सकते हैं, बाकी फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो लोअर लिमिट था वो क्या बन गया हमारा अपर लिमिट, और जो अपर लिमिट था वो क्या हमारा बन गया लोअर लिमिट, तो ये माइनस सिंबल आ जाएगा। तो ये होगा पॉइंट नंबर पहला। अब आएगा पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या देखेंगे कि a से b f(x) dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ये लिमिट a से b को भी ब्रेक कर सकते हैं, एक नया लिमिट के रूप में बना सकते हैं a से c में, a से c में। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने एक नया इसमें पोर्शन जोड़ा c, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फिर फंक्शन तो वैसे ही चलेगा f(x) dx, और ये लिमिट जहाँ से ब्रेक हो वहाँ से देखिए लोअर लिमिट, बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया c, तो फिर c से ही स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे आपको ख़त्म करना है, अगर b पे ख़त्म करना है तो यहाँ पे b लिख देंगे और f(x) dx, इस तरह से लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, 6-7 पॉइंट है, एक और सबको देख जाइए, फिर इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा पॉइंट यूज होगा उसमें। a से b f(x) dx, तो इसको आप लिख सकते हैं a से b, और जो फंक्शन है a प्लस b माइनस x के रूप में लिख लेंगे तो आंसर आपको सेम आएगा। तो इस पे देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको बना के इसका एग्जाम्पल एक बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे देखिए कि चलिए कर लेते हैं 2 से 3, ऐसे 2 से 4 कर लेते हैं।
और हमारा जो है फंक्शन है वो क्या है, e टू दी पावर 6 माइनस एक्स dx। इसको करना इंटीग्रेट, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 से 4 और फंक्शन में वैल्यू रख सकते हैं। एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 6 माइनस, और एक्स के जगह पे आप रखना शुरू कीजिए ए प्लस बी, तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, चलिए 2 प्लस 4 ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे ए प्लस बी और माइनस एक्स। इस तरह से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 e टू दी पावर, अब ये हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 6 और 2 प्लस ये भी हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो e टू दी पावर एक्स dx बन जाएगा। बस इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो e टू दी पावर एक्स और इसको 2 से 4 में लिख के आंसर बता सकते हैं। इसका हो जाएगा e टू दी पावर 4 माइनस e टू दी पावर 2, ये हो गया आंसर। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको ध्यान में इस तरह से आप रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोलता है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ए को 0 कर दिया वहाँ, ये एक उसका 0 से मान लीजिए ए है, तो वही है पॉइंट नंबर 3 जो अभी आपको बताया उसी का ये ए माइनस एक्स में लिख सकते हैं। ए प्लस 0 माइनस एक्स तो ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये केस है पॉइंट नंबर 3 का, ये केस है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, तो यहाँ पे है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें लिख सकते हैं आप 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में है 2a, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और सब पॉइंट में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो आप एक बार सब फार्मूला को देखते जाइए। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो लिमिट जो है 0 से a हो जाएगा और आप एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो चेंज यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन तो एज इट इज है, लोअर लिमिट तो 0 ही है, 2a से a बन गया और आगे में एक 2 आ गया। तो इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है, पहला कि इफ एफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स, ठीक है। पहला तो यही है कि ये 2 इंटू इतना होगा कब, जब एफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स बन जाए, ठीक है। 2a माइनस एक्स करेंगे और वो फिर से एफ एक्स बन जाए, और ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इस पूरी इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा कब, इफ एफ 2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स हो जाए। तो ये इस तरह के इंटीग्रेशन का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का केस है पॉइंट नंबर 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट ही इसका आंसर 0 होगा जब 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, और लिमिट जो है एफ एक्स डी एक्स बनेगा 0 से a में और 2 से मल्टीप्लाई होगा कब, जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो ये पॉइंट नंबर 6 था। सारे पॉइंट को एक बार देखते चलिए। 7 में इवन और आउट का तो 2 केस है। पहला इसमें ध्यान रखिएगा माइनस ए से प्लस ए, जो लिमिट है -2 से 2 -4 से 4 इस तरह से रहेगा एफ एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और ये कब होगा, जब f होगा इवन फंक्शन, इफ f इज एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन आपको पता है, इवन फंक्शन में क्या हम लिखते हैं कि f माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स।
तब माइनस ए से ए में क्या हो जाएगा 2 ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और इसका वैल्यू दूसरा, ये P7 का ही दूसरा पॉइंट है, क्या है कि माइनस ए से ए में एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा 0। कब? इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन हो तो ऑड फंक्शन में क्या होता है एफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स, इस तरह से। तो ये हो जाएगा। तो आपको कंपटीशंस में ये और भी उसमें इस पे पॉइंट नंबर 7 पे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सा फंक्शन होगा तो उसमें आपको इवन और ऑड ही चेक करना होगा कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या डायरेक्ट ही आंसर 0 बन जाएगा। तो मिलते हैं हम आपको दूसरे वीडियो में जिस पे इन सारे पॉइंट पे सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रेशन पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को बताइए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, उसमें बताइए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों।